friends, this is Tejas Shastri, Faculty of Economics. In this lecture, we are going to see a very popular topic of the international economics. It's a flexible exchange rate or floating exchange rate. Meaning of flexible or floating exchange rate. Students, flexible exchange rate is a rate which is determined by the demand for and supply of the currency in the foreign exchange market. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की या डॉलर की डिमांड कितनी है और सामने उसका सप्लाई कितना है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बेसिक कंसेप्ट जहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ते हो तो पता चलेगा कि जिस चीज़ की डिमांड और सप्लाई जो है उस पर ही डिटर्मिनेशन होता है। अब ये डिटरमाइन होने का जो यहाँ पे हो रहा है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, वो होता है कि भाई एक्सचेंज या आप बोल सकते हो डॉलर जो है, डॉलर की डिमांड कितनी है। डॉलर की डिमांड 500 है और सप्लाई 250 है ना, तो दिक्कत वाली बात है। डॉलर की डिमांड 250 है और सप्लाई 500 है, तो अच्छी बात है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको डायग्राम से समझने वाले हैं आप। इजीली टेक इट इजी, आप इजीली इसको समझो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बेटा क्या है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो ऐसा रेट है जो बार बार चेंज होता है। और वो बार बार क्यों चेंज होता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेंज होते हैं। डिमांड और सप्लाई चेंज होने की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Why do people demand for foreign exchange? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई इंडियन जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूएसए की चीज़ें बहुत सारी, जैसे मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया था कि मैंने एक आईपोड या मैंने एक लैपटॉप लेना है तो एप्पल का है और मैंने यूएसए ले रहा हूँ, उसको परचेस कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यूएसए। तो वो वन टाइप ऑफ गुड्स हो गया। कुछ सर्विसेज है ऐसी, कुछ मैंने इंश्योरेंस ले लिया, कुछ ऐसी सर्विस ले ली, तो वो भी कुछ लाइसेंस वर्जन्स ले लिए, कुछ एक्सपीआर वगैरह के, तो वो भी वन टाइप ऑफ सर्विस ही है। तो उसको मैंने क्या है, गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट किया, तो उसको मेरे को जो भी सर्विस लिया, गुड्स लिया, उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना, रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो जो है उसके लिए डिमांड होता है फॉरेन एक्सचेंज का। सेकंड है टूरिज्म। जब हम हमारी कंट्री, हमारी बाउंड्री को छोड़ के कोई और कंट्री में जाते हैं तो हमारा कंट्री का जो रुपीस है वो वहाँ पे चलेगा नहीं, वो वहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत हो जाएगी, भाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमको उनकी करेंसी जो है वो लेके जाने पड़ेगी। तो सेकंड ये है कि डिमांड क्यों होती है फॉरेन करेंसी की, तो टूरिज्म के लिए होती है। थर्ड है रेमिटेंस बाय फॉरेन वर्कर्स इन इंडिया। जो फॉरेन के जो वर्कर्स है जो इंडिया में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट में और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत सारे जापानीज इंजीनियर्स हैं और वर्कर्स जो है वो इंडिया में हैं, और उनको ये प्रोजेक्ट के तहत उनको सैलरी मिलता है ना। तो ये जो सैलरी उनको मिलेगा वो भी उनको कौन से करेंसी में मिलेगा, उनकी करेंसी में देना पड़ेगा ना, तब जाके वो अपने घर पे दे पाएंगे। तो जो फॉरेन के वर्कर्स हैं इंडिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये डिमांड होता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फिर है रीपेमेंट इंटरेस्ट एंड लोन। हमने जो पैसा यूएसए से लिया, हमने जो प्रोजेक्ट, अभी आपको पता होगा कि ये अपने मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट में और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा जापान से हमको लोन में मिला है। तो लोन जब हमको रिटर्न करना है, रीपे करना है, तो हम रुपीज़ में नहीं कर सकते, और उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तो ये सब थे कि वाई द पीपल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सभी उसके पॉइंट्स हैं।
लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। सर हमको ये तो पता चल गया कि हम डिमांड फॉरेन एक्सचेंज का क्यों करते हैं, मगर ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करने से पहले हमारे पास सप्लाई आता कहाँ से है? इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई आता कहाँ से है? तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इंडिया जो है वो अपने जो गुड्स है एंड अपने जो सर्विसेज है ये दोनों को सेल करता है। क्या करता है बेटा? सेल करता है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेल करता है यूएसए को, या वो सेल करता है जापान को, या वो चाइना को सेल करता है, तो ये सभी कंट्री को वो सेल करता है और उससे पैसा लेता है। भाई यूएसए से जो लेगा वो डॉलर में लेगा, है ना। जापान है तो जापान उसको येन करके उनका करेंसी का नेम है, तो उनसे वो लेगा। चाइनीज जो रुपीस है उसमें वो लेगा। तो वैसे जैसे जैसे डिफरेंट कंट्री है उनके पास से डिफरेंट करेंसी हमको मिलेगी, और डिफरेंट कंट्री की करेंसी दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। आर यू गेट इट माय पॉइंट? यस और नो? तो बेटा ऐसे हम कमाते हैं, क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज को कमाते हैं। कैसे कमाते हैं बेटा? तो वो मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज हम कैसे कमाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको सेल करते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। जैसे कि एक्सपोर्ट जो है, समझ लो कि यूएस डॉलर जो है, सॉरी एक सेकेंड, यूएस डॉलर जो है ये रहा, चलो उसका जो अभी का रेट है समझ लो 1 रुपीज इज इक्वल टू, या सॉरी $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है। Are you getting my point? Yes or no? 1 rupees is equal to 50. Sorry, $1 is equal to 50 rupees. और ये जो है वो बढ़ के इंक्रीज हो जाता है, $1 is equal to 60 rupees. सर ये तो 10 रुपए बढ़ गए। यस बेटा, फॉरेन मार्केट में जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्या होता है? इंक्रीज होते हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। सर कैसे? आप सभी के दिमाग में ये बात होगी, सर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा बताइए। तो बेटा एक्स गुड जो है, ये एक्स गुड पहले यूएस की जो पीपल है या यूएसए के जो लोग हैं या यूएसए के जो सिटीजन्स है, उनको ये एक्स गुड जो है वो पहले $1 इज इक्वल टू 50 था। मतलब ये हमारी कंट्री में 50 रुपीज का परचेस कर रहे थे, $1 दे के वो 50 रुपीज का परचेस करते थे। अब वही $1 में वो 60 रुपीज का परचेस करेंगे। पहले उनको $1 में हम 5 पेन प्रोवाइड कर रहे थे, अब वही $1 में हमको उनको 6 पेन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक एडिशनल ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि यूएस डॉलर के रेट क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए बेटा। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज थी कि भाई जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसका मीनिंग ये हुआ, समझ लो यहां पे कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा उसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो हमको देने वाले कौन? यूएसए वाले, क्योंकि वो हमसे परचेस कर रहे हैं ना। एक्सपोर्ट मतलब हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है यूएसए। उसका मतलब ये हुआ कि यूएसए इंडिया को पैसा देगा, वो भी डॉलर में देगा। ओके, तो उसका मतलब इंडिया में पैसा
आ रहा है, इंडिया में पैसा क्या आ रहा है, इंडिया कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका मतलब इंडिया जो है वो पैसा कमा रहा है। तो इंडिया में पैसा आना स्टार्ट हो जाए, उसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से इंडिया में पैसा आता है, और ऐसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, कमाते हैं। नंबर 2 है फॉरेन टूरिस्टर इन इंडिया। बहुत सारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे टूरिस्टर जो है वो इंडिया में घूमते हैं, कई कई बार हमको सामने भी मिल जाते हैं। आप ताजमहल देखने जाओ, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे टूरिस्टर मिलेंगे, इंडिया में यहाँ पे नहीं मिलेंगे कि भाई हम ढूंढे यहाँ पे नजदीक में इसरो के सामने मिल जाए, नहीं मिलेंगे भाई। वो कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पे मिलेंगे। तो वो जो टूरिस्ट है वो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो कुछ परचेस करना है या रेंट देना है होटल का या टैक्सी का बिल देना है, तो उसके लिए भी उनको क्या चाहिए, वो डॉलर हमको देंगे। तो वैसे हमको ये सप्लाई मिलता है कि भाई हाँ चलो पैसा मिला, तो उनसे जो पैसा मिला दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, और वो पैसा ऐसे सप्लाई में बढ़ोतरी होती है, सप्लाई मिला, वन टाइप ऑफ फॉरेन टूरिस्टर से हमको में क्या मिलता है, पैसा या फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। जैसे कि मैंने लास्ट रेमिटेंस बाय इंडियन वर्कर्स फ्रॉम एब्रोड, जो हमारे लोग कनाडा में काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं, कुछ लोग जर्मनी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग और अनदर कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां से जो पैसा आएगा वो कमा कमा के इंडिया में भेजेंगे ना। आपको पता है ना, सब पटेल लोग जाते हैं यहाँ पे यूएसए में और बहुत सारा पैसा कमा के वापस आते हैं या वहां से भेजते हैं। तो कनाडा में पंजाबी लोग ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादातर वहाँ पे बिजनेस करते हैं और वो पैसा यहाँ पे इंडिया में बेचते हैं। तो वन टाइप ऑफ वो क्या हो गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो गया और वहाँ से हमको सप्लाई मिलता है। और लास्ट शेयर परचेसेस बाय फॉरेन इन्वेस्टर, जब फॉरेन इन्वेस्टर हमारे शेयर परचेस करते हैं तो वो हमको पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट वन टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। तो ये थे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कहाँ से हमको पैसा मिलता है, कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो ये थे आपके सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। लेट्स सी डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन जो है एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। कई बार स्टूडेंट्स मेरे को क्लास में पूछते हैं कि सर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, एवरी डे, एवरी वीक। वैसे तो एवरी डे बोल सकते हैं क्योंकि एवरी डे 2-3 दिन में अभी डॉलर के रेट जो है वो अप एंड डाउन रहते हैं। कल मैंने पढ़ा होगा कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, 60 रुपीज। और वेरी नेक्स्ट डे आप जब आओगे तो आप पेपर में पढ़ के आओगे कि डॉलर के रेट 62 रुपीज हो गए, चेंज हो गया है रेट। तो फिर आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने तो 60 पढ़ाया और आज पेपर में तो 62 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो बेटा यही आज हाउ टू डिटरमिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या बोल सकते हो कि एक्सचेंज रेट। डन। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x axis represent the quantity of foreign exchange, y axis represent the price and exchange rate, and this blue line is represent the supply line, and this red line represent the demand line, and this arrow represent equilibrium point when demand curve and supply curve intersect between. अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसके तहत ये पूरा जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो समझते हैं। अज्यूम करना है कि अभी डॉलर का रेट जो है वो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है। कितना है बेटा? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है। अब जो डॉलर का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है,
और अभी डॉलर का रेट $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। तो सर ये डॉलर का रेट बढ़ गया, 50 से 60 हो गया, तो उसका अफेक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ेगा, उसका अफेक्ट सप्लाई पे क्या होगा, उसका अफेक्ट डिमांड पे क्या होगा। ये सभी चीज हमको आज डिस्कस करनी है बेटा। तो अब मेन टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जब क्या होता है बेटा, डॉलर का रेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो ये होता है कि लोग जो है वो डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप कि डॉलर के रेट इंक्रीज हुए तो उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई और सप्लाई इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हुआ, तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गया। सप्लाई इंक्रीज हुआ इस वजह से, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया इस वजह से जो डॉलर का रेट 60 रुपीज था वो वापिस से कौन से किस पॉइंट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, जहां था पहले वहां ही आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सप्लाई, डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो गया है, और डॉलर का सप्लाई इंक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू रीजन डिक्रीज द डिमांड ऑफ डॉलर। या आप बोल सकते हो कि करेंसी जो आउट ऑफ कंट्री की जो करेंसी है उसका उसका डिमांड कम हो गया तो उसका सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो जाएगा तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ जाएगा तो खुद ना खुद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो आ जाएगा। सेम टू सेम सेकेंड पोजीशन बेटा ये है कि जब डॉलर का रेट जो है वो, एक सेकेंड पहले इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ये सब रफ कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा समझने में मजा नहीं आएगा आपको। हाँ ओके, अब बेटा सेकेंड पॉइंट ये है कि डॉलर का रेट जो है वो 40 रुपीज हो गया, मतलब यहां पे हम समझे थे इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, अब 50 से हो गया 40, मतलब डिक्रीज हो गया, ये हो गया डी फॉर डिक्रीज, ये हो गया आई फॉर इंक्रीज। अब डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, देखो बेटा यहां पे ये हमारा हो गया डिमांड लाइन, ये हो गया हमारा सप्लाई लाइन। तो अब देखो ये लाइन जो जा रही है वो कहां टच कर रही है, यहां पे ब्लू, ये रेड लाइन को यहां टच कर रही है, देखो। उसका मतलब ये हुआ कि डॉलर का रेट डिक्रीज होने की वजह से लोग जो है वो डॉलर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डॉलर की डिमांड, या आप करेंसी, आउट ऑफ कंट्री की जो करेंसी है उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, आप देखो डिमांड इतनी बढ़ी और डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से सप्लाई डाउन हो गया, देखो। आर यू गेटिंग में, मतलब ये हुआ कि 40 रुपीज जैसे ही रेट हुआ, 50 था, ये मिडल में याद रखना है बेटा हमको, 50 था और उस वो 10 रुपीज डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 40। अब 40 हुआ तो क्या हुआ, 40 हुआ, जैसे ही 40 हुआ तो लोग क्या है भाई, डॉलर का रेट कम हो गया तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगे। क्या डिमांड करने लगे, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि हाँ लोग परचेस ज्यादा कर रहे हैं और इसकी इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ी तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा। अब वापस से वही पोजीशन पे आ जाएगा ना, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो एक पॉइंट आ जाएगा कि वापस से डॉलर के रेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो ये मैंने लगाया है, इंक्रीज हो जाएंगे, और कौन से पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये कंसेप्ट में हमने ये समझा
क्या समझा? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कि जब डॉलर का रेट 60 हुआ, यानी कि डॉलर का रेट इंक्रीज हुआ, तो डॉलर का रेट, डॉलर नहीं, हम ऐसा समझते हैं कि फॉरेन करेंसी, क्योंकि आप डॉलर ही समझोगे फिर। फॉरेन, एफ फॉर फॉरेन, सी फॉर करेंसी, ठीक है। अब उसका क्या बढ़ रहा है भाई? उसका रेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा हुआ, अब सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वजह से डॉलर का रेट गिरेगा। तो ये देखो मैंने बताया डॉलर का रेट गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि सप्लाई बढ़ा था इसलिए। डॉलर का रेट गिर के कहाँ आ जाएगा? जहाँ था पहले वहाँ, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट मैंने आपको ये बताया कि $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, मतलब कि डॉलर पहले 50 रुपीज़ पे था, अब हो गया 40 रुपीज़ पे, मतलब डिक्रीज हुआ। तो क्या पोजीशन है बेटा? देखते हैं। मैंने आपको ये बताया, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर से एक बार समझते हैं कि भाई फॉरेन करेंसी जो है उसकी, उसका जो रेट है वो 50 था, अब उसका रेट जो है वो कितना हो गया? 40। अब 40 हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? लोग जो है वो डिमांड बढ़ा देंगे, और डिमांड बढ़ी इसलिए सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से, या आप ऐसा भी, सप्लाई क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ी इसलिए सप्लाई डिक्रीज हो गया, और सप्लाई डिमांड, सॉरी, सप्लाई डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से जो डॉलर का रेट है वो बढ़ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से क्या होगा बेटा कि, वापस से क्या होगा बेटा कि जो जो डिक्रीज हो गया था, अब वो जो रेट है वो सप्लाई कम होने की वजह से ये जो रेट था अब बढ़ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में बता, सॉरी, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपको कि रेट बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी इसलिए सप्लाई डिक्रीज हो गया, और सप्लाई डिक्रीज हुआ इसलिए ये जो हमारा डॉलर का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वापस से जहां थे वहां पे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम आ जाते हैं। आर यू गेट इट माय पॉइंट? यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, तो ये था आपका बहुत इजी कंसेप्ट है, और बहुत समझ में आया ऐसा कंसेप्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझ सकते हो कि जो चीज को हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। या आप राइट साइड से मोड़ो, लेफ्ट साइड से मोड़ो, आगे से, पीछे से, कहीं से भी मोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो ये रेट भी फ्लेक्सिबल है, कई बार 50 हो जाता है, कई बार 60 हो जाता है, कई बार 40 हो जाता है, डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रहता है। और ड्यू टू रीजन, इसका रीजन क्या है? डिमांड। किसकी डिमांड? फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी का सप्लाई। तो बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, एक दो बार इसको थोड़ा सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। थैंक्स अ लॉट, गुड डे।